नमस्कार, दृष्टि आईएएस के एडिटोरियल एनालिसिस में आज आपका फिर से स्वागत है। आज का संपादकीय लिया गया है इंडियन एक्सप्रेस अखबार से। लिखा है इसे सी राजा मोहन साहब ने। हम पहले भी सी राजा मोहन साहब के संपादकीय डिस्कस करते रहे हैं। ये भारतीय विदेश नीति पर, इंटरनेशनल रिलेशंस पर लिखते हैं, इसलिए इनका लिखा इम्पॉर्टेंट है जीएस पेपर 2 के आईआर कंपोनेंट के लिहाज से। तो इससे पहले कि हम शुरू करें, एक ब्रॉड आउटलाइन जान लेते हैं। ये संपादकीय भी लिखा गया है यूक्रेन इशू पर। अब यूक्रेन मसला क्या है, इसका हम जिक्र करेंगे। हम ये जानते हैं कि इस मसले पर हमने पहले भी बात की है, लेकिन आज हम इसे इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि कुछ नए बिंदु हैं जो इस संपादकीय में डिस्कस किए गए हैं। एक और दूसरी बात क्या है कि इसमें बताया गया है कि भारत और दक्षिण एशिया यानी साउथ एशिया के लिए इस पूरे मसले से क्या निष्कर्ष हैं जो हम सीख सकते हैं, जो हम ले सकते हैं। तो इन दोनों बातों के चलते ही इस संपादकीय को हम डिस्कस कर रहे हैं। एक ब्रॉड आउटलाइन जान लेते हैं। राजा मोहन साहब बताते हैं कि हाल ही में ये तय हुआ है कि अमेरिका और रूस इस मसले को बातचीत के थ्रू समझाने के लिए राज़ी हो गए हैं। वो कुछ अड़चनों का जिक्र करते हैं, उसके बाद वो एक शब्द ले आते हैं स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस, जिसका जिक्र हम करेंगे, यानी प्रभाव क्षेत्र। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, इंटरनेशनल रिलेशंस में इस शब्द का क्या इस्तेमाल होता रहा है और क्या हो रहा है, इस पर वो बात करते हैं। इसके बाद राजमोहन साहब आगे बढ़ते हुए कहते हैं कि स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस जो है वो रशिया में किस तरह से प्ले किया है, प्रभाव क्षेत्र की राजनीति जो है वो रशिया में किस तरह से रही है। वो उसके इतिहास का भी जिक्र करते हैं। जापान के संदर्भ और भारत के संदर्भ में इतिहास के नज़रिए से प्रभाव क्षेत्र या स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस के बारे में हमें बताते हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि इस पूरी बातचीत से भारत क्या सीख सकता है, दक्षिण एशिया क्या सीख सकता है, और भारत के जो नेबरिंग देश हैं, भारत के जो पड़ोसी देश हैं, वो इस सब चीज़ों से क्या सीख सकते हैं। इसके साथ ही संपादकीय समाप्त होता है। तो अब हम बिंदुवार चर्चा शुरू करते हैं। राजा मोहन साहब ये कहते हुए शुरुआत करते हैं कि अगले कुछ हफ्ते बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि कुछ शब्द हैं जो इतने इम्पॉर्टेंट बन गए हैं, जो कि अमेरिका और रूस के बीच, अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के बीच, यूरोपियन यूनियन के लिए कई बार वर्ड ब्रसल्स का इस्तेमाल कर लिया जाता है। हम जानते हैं कि यूरोपियन यूनियन जो है वो 27 यूरोपियन देशों का समूह है। हाल ही में इंग्लैंड ने, यूके ने, यूनाइटेड किंगडम ने उसे छोड़ दिया। अब उसमें 27 देश रह गए हैं। और हम ये भी जानते हैं कि इसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर है, जिसको आम भाषा में यूरोपियन यूनियन की राजधानी कहा जाता है, वो ब्रसल्स में है। तो ये संपादकीय कहता है कि अमेरिका और ब्रसल्स के साथ जो बातचीत चल रही है रूस की, उसमें कुछ शब्द आ जाएं तो बातचीत ऐसा लगता है कि टूट जाएगी। उसमें वो शब्द कौन से हैं? यूक्रेन और प्रभाव क्षेत्र। क्यों? क्योंकि पुतिन साहब जो हैं, जो कि रूस के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने बहुत साफ कर दिया है कि वो यूक्रेन में अमेरिका और यूरोपियन यूनियन की दखलंदाजी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब आप पूछ सकते हैं कि यूक्रेन में वो इस दखलंदाजी को क्यों बर्दाश्त नहीं करेंगे? क्योंकि एक रूस का मानना है कि यूक्रेन रूस के खुद के बॉर्डर के बहुत नज़दीक है। तो ऐसे में अगर यूक्रेन में दखलंदाजी बढ़ती है अमेरिका या यूरोपियन यूनियन की, तो रूस खुद को खतरे में महसूस करेगा, इसके लिए वो बाध्य होगा। दूसरी बात ये कि यूक्रेन को रूस मानता रहा है कि वो उसके स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस यानी प्रभाव क्षेत्र का देश है। तो ऐसे में कोई नैतिक हक नहीं है अमेरिका और यूरोपियन यूनियन को कि वो रूस के प्रभाव क्षेत्र वाले देशों में इंटरवेंशन करें या अपना असर दिखाएं, अपने दखलंदाजी करें। हालांकि रूस का कहना है कि पूरी बात, समस्या की जड़ में रूस नहीं है, बल्कि जो वेस्टर्न स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है, पश्चिम, और पश्चिम का मतलब हुआ नॉर्थ अमेरिकी देश अमेरिका और यूरोप के देश। तो जो पश्चिम हैं वो अपने स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस को बढ़ाकर रूस के बॉर्डर तक ले आए हैं। अब इसका एक और इतिहास है। इतिहास क्या है कि जब कोल्ड वॉर चल रहा था, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया दो धड़ों में बटी हुई प्रतीत होती थी। एक धड़ा था जिसमें कम्युनिज्म के
झंडा बरदार देश थे, दूसरा धड़ा था जिसमें पूंजीवाद यानी कैपिटलिज्म के झंडा बरदार देश थे। इनका जो सेनापति मुल्क था वो यूएसएसआर यानी सोवियत रूस था, इनका सेनापति मुल्क यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका था। तो इन्होंने अपनी घेराबंदी मजबूत करने के लिए पैक्ट बनाए थे। तो अमेरिका और यूरोपियन यूनियन देशों का एक पैक्ट मिलिट्री अलायंस था नेटो। हम इस पर पहले भी बात कर चुके हैं, आप इसको खोज के फिर से पढ़ सकते हैं, हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पे बता दें, इसी प्रकार से रूस की भी एक संधि थी, वॉर्सो संधि जिसे कहा जाता था, वॉर्सो पैक्ट। हमें ध्यान क्या रखना है कि एक प्रकार से समानांतर संधियां थी जो दोनों धड़ों ने बनाई थी ताकि अपने अपने धड़े को मजबूत कर सकें। अब 1991 में यूएसएसआर टूट गया तो वॉर्सो संधि जो थी वो समाप्त हो गई 1991 के बाद से। लेकिन नेटो जो है या नाटो जो है वो आज तक जीवित है। तो अब रूस क्या कहता है कि नाटो को कोई हक नहीं है कि वो रूस के बॉर्डर तक आ जाए। ये बात इसलिए कह रहा है रूस क्योंकि यूक्रेन नाटो अलायंस का हिस्सा बनना चाहता है। नाटो अलायंस कहता है कि अगर किसी भी देश जो नाटो अलायंस का हिस्सा है अगर उसको खतरा महसूस होता है तो नाटो अलायंस के सभी देश यानी पूरा अमेरिका, पूरे यूरोप के देश जो नाटो का हिस्सा है वो सब मिलकर उस मेंबर कंट्री की रक्षा करेंगे। तो मॉस्को का मानना है कि भाई नाटो अलायंस को रूस के बॉर्डर तक नहीं आना चाहिए, ये उसकी सुरक्षा के लिए खतरा होगा। आगे संपादकीय कहता है कि जो एक रिटॉरिक है, रिटॉरिक यानी कि एक किस्म का नारा है कि पूरा यूरोप जो है वो एक साथ रहेगा, इस नारे को बहुत मजबूती मिली है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से और ख़ास तौर पे जब से यूरोपियन यूनियन का उदय हुआ। लेकिन मॉस्को यानी रूस ने खुद को हमेशा एक सबऑल्टर्न महसूस किया है। जो नई जियोपॉलिटिक्स उभरी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से, उसमें रूस ने खुद को हमेशा मार्जिनलाइज महसूस किया है बाकी के यूरोप से अलग। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि रूस कम्युनिज्म से जुड़ा था, सोवियत रूस जो था वो कम्युनिज्म का झंडा बरदार था, जबकि बाकी के मुल्क अमेरिका के ज़्यादा नज़दीक थे। सबऑल्टर्न का मतलब ही है एक प्रकार से दलित या दमित, जिनका दमन हुआ है, जिनको मार्जिन पे, हाशिए पर रखा गया है। तो रूस खुद को हाशिए पर देखता है। लेकिन पिछले 1.5 दशक में, पिछले 15 सालों में रूस ने लगातार अपने को वापस यूरोप की पॉलिटिक्स में एक सशक्त ताकत के तौर पर उभारा है और उसका श्रेय दिया जाता है या उसका दोष मढ़ा जाता है। ये डिपेंड करता है कि आप किस साइड से देख रहे हैं। इसका दोष या श्रेय दिया जाता है वहाँ के राष्ट्रपति पुतिन को। तो अब पुतिन ने यूक्रेन इसका सबसे लेटेस्ट उदाहरण है कि किस प्रकार से जो पश्चिम की पॉलिसीज़ हैं यूरोप में, उसके खिलाफ मॉस्को ने एक स्टैंड लिया है। पश्चिम की पॉलिसी यहाँ पर क्या हुई कि पश्चिम जो था वो मॉस्को के जो बॉर्डरिंग कंट्री है यूक्रेन, वहाँ पर नेटो की मिलिट्री एक्सरसाइज कराना चाहता था। यूक्रेन को नाटो सुरक्षा का भरोसा भी दे रहा था। तो इन सब के खिलाफ पुतिन ने कार्रवाई की और इस बार बात यहाँ तक बढ़ गई है कि हज़ारों सैनिक रूस यूक्रेन की सीमा पर तैनात हैं, हज़ारों रूसी सैनिक। और कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति पुतिन की धमकी ये है कि अगर कोई फॉर्मल एग्रीमेंट नहीं होता इन 2 मसलों पर तो फिर रूस युद्ध करने पर बाध्य होगा। 2 मसले कौन से हो गए कि एक तो नाटो को रूस के बॉर्डरिंग कंट्री यूक्रेन में आगे बढ़ने से रोकना होगा और पश्चिम को ये बताना होगा कि वो रूस के बॉर्डर पर रहने वाले देश जैसे कि यूक्रेन है, जॉर्जिया है, उनको अपने में समाहित नहीं करना चाहता, वो रूस के बॉर्डर तक नहीं आ जाना चाहता। ये 2 बातें हैं। संपादकीय आगे कहता है कि इस बात पर अभी अमेरिका और रूस तो बात ही कर रहे हैं और जो भी सेटलमेंट होगा इसके इम्प्लीकेशंस होंगे, इसके असर भारत और जो दक्षिण एशिया में भारत के जो पड़ोसी मुल्क हैं उन पर भी इसका असर देखने को मिलेगा। कैसे मिलेगा? वो कहते हैं कि भाई देखिए, जो पूरे एशिया के राष्ट्रवादी हैं, चाहे वो किसी भी देश में रहे हों, भारत में रहे हों, म्यांमार में रहे हों, श्रीलंका में रहे हों, अलग अलग जो राष्ट्रवादी रहे हैं अलग अलग देशों के, उन्होंने स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस यानी प्रभाव क्षेत्र की राजनीति को हमेशा गलत ठहराया। क्यों गलत ठहराया? उन्होंने कहा कि ये 19वीं शताब्दी की बातें हैं, 19वीं शताब्दी के कंसेप्ट हैं।
संपादकीय कहता है कि ये बहुत नेचुरल बात भी है कि वो ऐसा कह रहे थे, क्योंकि इन सब मुल्कों ने, चाहे भारत हो, श्रीलंका हो, म्यांमार हो, वो जो यूरोपियन साम्राज्यवाद है उसके अधीन रहे थे, उसका दंश झेला था। तो एक प्रकार से साम्राज्यवाद भी अपने प्रभाव क्षेत्र का विस्तार ही करता है। तो वो इस प्रकार के किसी भी आइडिया के जिसमें प्रभाव क्षेत्र का कंसेप्ट शामिल हो, उसके खिलाफ थे। लेकिन संपादकीय कहता है कि प्रभाव क्षेत्र की तो जो राजनीति है वो केवल साम्राज्यवाद की राजनीति से जुड़ी नहीं है, वो उससे पहले की बात है, और केवल 19वीं शताब्दी की बात भी नहीं है, ये उससे पहले की बात है। कैसे? वो कहते हैं कि संपादकीय कहता है कि देखिए, ऐसा नहीं है कि एशिया की शक्तियों ने कभी इस शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। वो कहते हैं कि जब जापान एक प्रमुख ताकत के तौर पर उभरा 20वीं शताब्दी के शुरुआत में, तो उसने खुद कोशिश की कि वो एक जापान का क्षेत्र बनाए, जिसको वो कहता था कि वृहद ईस्ट एशियन क्षेत्र है, वृहद पूर्वी एशिया का क्षेत्र बनाएंगे, जिसपे बेसिकली जापान का प्रभुत्व होगा। हम ये भी जानते हैं कि सुभाष चंद्र बोस की इंडियन नेशनल आर्मी जब भारत की आज़ादी की लड़ाई लड़ते हुए भारत में एंटर करती है, तो उसको जापानी सहयोग प्राप्त था। उस सहयोग के पीछे जो मंत्र काम कर रहा था वो यही था कि एशिया केवल एशियाई देशों के लिए रहेगा। उसके गहरे में कुछ लोग कहते हैं कि जापान का कहना था कि एशिया में केवल सबसे बड़ी ताकत जापान खुद रहेगा और कोई नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि उसका कहना था, या इस नारे का मतलब था, कि एशिया में सभी एशियन राष्ट्रों को संप्रभु होना चाहिए। खैर, जो भी उसका मतलब था, जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है, प्रभाव क्षेत्र की राजनीति है, वो पहले से होती रही है, ये संपादकीय कहता है। इसके बाद संपादकीय आगे बढ़ता है और कहता है कि अब ये जो नारा है एशिया फॉर एशियंस, उसको जापान से अब किसने ले लिया है? चाइना ने ले लिया है। अब ये नारा चाइना द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है। चाइना का कहना है कि एशिया में उसका प्रभुत्व होना चाहिए, और उसकी डिमांड ये भी रहती है कि अमेरिका जो एक महाशक्ति है, उसको एशिया में अब अपना इंटरवेंशन या दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए। यानी एक प्रकार से चीन कहता है कि उसको वीटो पावर होनी चाहिए। वीटो का मतलब क्या होता है कि सबकी सहमति से भी कोई निर्णय हो रहा हो और एक एंटिटी, एक इकाई ना कर दे, तो फिर उस निर्णय को ना माना जाए, ना अप्लाई किया जाए। तो उस एक इकलौती इकाई की ना कहने की ताकत को कहा जाता है वीटो। अगर वो ना कहने की ताकत पूरी प्रोसेस पर रोक लगाने में सक्षम है। तो अमेरिका की जो दखलंदाजी है दक्षिण एशिया में या पूरे एशिया में, चीन चाहता है कि वो उस पर वीटो पावर की तरह रहे, कि वो तय करे कि अमेरिका को इसका अधिकार है कि नहीं। संपादकीय कहता है कि यही तो परिभाषा है स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस की, यानी प्रभाव क्षेत्र की। यानी चीन कहता है कि उसके प्रभाव क्षेत्र में कोई कहीं की भी महाशक्ति हो, उसको आने से पहले परमिशन होनी चाहिए चीन की, और चीन के पास हमेशा वीटो रहेगा कि उसके स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में, प्रभाव क्षेत्र में, कोई दूसरा देश आकर, कोई दूसरी एंटिटी आकर दखलंदाजी कर सकती है कि नहीं। इसके बाद संपादकीय आगे बढ़ता है और कहता है कि चीन के स्कॉलर कहते हैं कि हमें इन बातों को इतिहास के चक्र के रूप में देखना चाहिए। वो कहते हैं कि एशिया, और कम से कम जो पूर्वी एशिया है, वो तो हमेशा चीन के स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, चीन के प्रभाव क्षेत्र का हिस्सा रहा है। वो इस आधार पे कहते हैं कि प्राचीन काल में और मध्यकाल में चीन में एक सिस्टम था, ट्रिब्यूटरी स्टेट सिस्टम, जिसमें जो पूर्वी एशिया है उसके कई देश चीन के बादशाह को, चीन के राजा को गिफ्ट भिजवाया करते थे। चीन का दावा है कि ये गिफ्ट इस बात का प्रतीक होते थे कि ये पूर्वी एशिया के जो राजा हैं, ये अलग अलग देशों के, ये चीन को अपना सुप्रीम पावर मानते हैं। तो इस बात पर बहुत बहस चलती रही है कि ये जो ट्रिब्यूट है, ये जो गिफ्ट दिया जाता था, इसका नेचर क्या था। बहरहाल चीन का मानना है कि इसका नेचर यही था कि ये सब देश मानते थे कि वो चीन के अधीन है। तो फिर स्कॉलर कहते हैं कि आज फिर से अगर पूर्वी एशिया में चीन का प्रभुत्व फैल रहा है, तो एक प्रकार से हम देख सकते हैं कि इतिहास ही खुद को दोहरा रहा है, हमें इसका आदी हो जाना चाहिए। संपादकीय कहता है कि भारत खुद भी इस स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस यानी प्रभाव क्षेत्र की राजनीति से कोई अनजान नहीं है, कोई अनजाना एंटिटी नहीं है भारत। क्यों? क्योंकि भले ही पारंपरिक तौर पर भारत कहता रहा है कि सभी देश बराबर हैं और उनके देशों के बीच कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, कोई पदानुक्रम, कोई हायरार्की नहीं होनी चाहिए, सभी देश बराबर हैं, एक समान हैं। लेकिन
संपादकीय कहता है कि भले ही सभी देश पेपर पर समान हो, हम जानते हैं कि जो रियल पॉलिटिक है, जो असल राजनीति है, असल कूटनीति है, उसमें देशों के बीच समान ताकत नहीं होती है, और ऐसे में भिन्न भिन्न देशों के साथ एंगेज करने के लिए भिन्न प्रकार की नीतियाँ होती हैं। यानी कि वो कहते हैं कि आज़ादी के समय भारत को एक प्रभाव क्षेत्र मिला कि भारत का प्रभाव क्षेत्र जो है वो वृहद जो इंडियन ओशियन रीजन है, भारतीय हिंद महासागर के देश हैं, उन पर जो एक समय के इंग्लैंड का प्रभुत्व था, भारत एक प्रकार से खुद को उसके उत्तराधिकारी के तौर पर देखता था। लेकिन वो भारत जो उस समय धर्म के आधार पर बंट गया और फिर आर्थिक तौर पर भी बहुत मजबूत नहीं था, कमज़ोर नहीं था, उसने ना सिर्फ पश्चिम से अपनी दूरी बना के रखी, बल्कि ये जो लीगेसी उसको मिली थी, परंपरा में ये जो उसको प्रभुत्व मिला था हिंद महासागर के देशों पर, हिंद महासागर के हिस्सों पर, उस प्रभुत्व पर उसने कभी कार्य नहीं किया। लेकिन वो इच्छा तो बनी रही, एस्पिरेशन नेवर सीज्ड, ऐसा संपादकीय कहता है। तो फिर आज जो उभरता हुआ भारत है वो उस इन्फ्लुएंस को, उस प्रभाव क्षेत्र को वापस चाहता है, लेकिन अब उसको सामना करना पड़ रहा है चीन का, जो खुद एक उभरती हुई ताकत है। तो ऐसे में चुनौतियां बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। इसके अलावा ये संपादकीय कहता है कि भारत एक लौता देश नहीं है जो ये कोशिश कर रहा है। हम देखते हैं कि कई वो देश जिनका अपना एक इतिहास रहा है, वो अपने प्रभाव क्षेत्र को विस्तार देने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ईरान मानता है कि उसका शिया देशों में एक प्रभुत्व होना चाहिए, शिया आवाम में एक प्रभुत्व होना चाहिए, वो उसका गढ़ रहा है शिया सेक्ट का इस्लाम के। सऊदी अरब जिसके हिजाज़ में हम जानते हैं कि मक्का और मदीना की पवित्र साइट्स हैं, पवित्र इलाके हैं, तो वो भी मानता है कि इस्लामिक दुनिया में उसका प्रभुत्व होना चाहिए। टर्की हम जानते हैं कि खलीफा की सीट रहा है, तो इसलिए वो भी खुद को एक हिस्टोरिक एंटिटी के तौर पर देखता है, एक ऐतिहासिक इकाई के तौर पर देखता है और अपने असर को वापस फैलाना चाहता है। इजिप्ट के बारे में तो हम जानते ही हैं कि एक बड़ी प्राचीन सभ्यता रहा है, तो वो भी अपने इन्फ्लुएंस को वापस बढ़ाना चाहता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि कई सारे देश, भारत ही नहीं कई सारे देश अपने प्रभुत्व को बढ़ाना चाहते हैं। मिडिल ईस्ट में, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में, हॉर्न ऑफ अफ्रीका हम जानते हैं कि अफ्रीका का वो हिस्सा है जिसमें 4 देश आते हैं, याद रखने के लिए हम सीड कहते हैं। कौन कौन से देश हैं वो देश हैं सोमालिया, एरिट्रिया, इथियोपिया और जिबूटी। तो ये 4 देशों से हॉर्न ऑफ अफ्रीका बनता है। ये सब देश मध्य पूर्व और हॉर्न ऑफ अफ्रीका में अपना प्रभुत्व बढ़ाना चाहते हैं। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया को भी हम देख रहे हैं कि वो प्रशांत महासागर के क्षेत्र में चीन के इन्फ्लुएंस को कम करना चाहता है। मध्य पूर्व के देश भी उठ खड़े होना चाहते हैं क्योंकि वो डर गए हैं कि अमेरिका कभी भी वापस जा सकता है, रिट्रेंचमेंट यानी रिट्रीट कर सकता है, अपने कदमों को वापस खींच सकता है, जैसे उसने अफ़गानिस्तान से खींचा है। तो उन देशों को भी अपने आप को मजबूत करना चाहिए, अपने प्रभाव क्षेत्रों का विस्तार करना चाहिए। उसके बाद संपादकीय कहता है कि जो कूटनीतिज्ञ हैं वो मानते हैं कि यूनिपोलर मोमेंट निकल चुका है। यूनिपोलर मोमेंट यानी कि दुनिया में केवल एक ही ध्रुव था जो कि अमेरिका था, और अब उसका समय निकल चुका है। अब दुनिया में कई सारे ध्रुव आएंगे, कई सारे पोल्स आ जाएंगे। दुनिया किसी एक शक्ति से गाइडेड नहीं है, बहुत सारे स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस होंगे। तो ऐसे में इस लॉजिक के आधार पर जो अमेरिका है, यूरोपियन यूनियन है और रूस है, इनके बीच कोई अकोमोडेशन, किसी प्रकार की संधि हो जानी चाहिए। लेकिन जैसे कि कहावत है कि शैतान हमेशा सूचनाओं में, गहरी सूचनाओं में छुपा होता है। यानी कि अगर इस संधि जो हो जानी चाहिए, ऊपर से कहने में बहुत आसान लग रहा है, लेकिन इसकी गहराई में जाकर देखें तो कोई भी प्रकार की संधि जो है वो यूक्रेन के लिए घाटे का सौदा होगी। वैसे कहा भी जाता है कि चाहे 2 हाथी प्रेम करें या 2 हाथी लड़ाई करें, जो घास है उसका हमेशा नुकसान ही होता है। अंग्रेज़ी की कहावत है, यहाँ पर घास जो है वो यूक्रेन है। हालांकि एक दूसरी रीडिंग भी हो सकती थी इसकी, जो पाश की कविता है कि हम घास हैं उगी आएंगे, लेकिन वो कविता का यहाँ मौका नहीं है, आप खुद खोज के उसको पढ़ सकते हैं। बहरहाल संपादकीय कहता है कि यूक्रेन का नुकसान इसमें तय दिख रहा है। किसी भी तरह की बातचीत में
यूक्रेन का जो एक हिस्सा था क्रीमिया, जिसको कि रूस ने ताकत के बल पर उससे छीन लिया है 2014 में, वो यूक्रेन को स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि शांति जो होगी वो आज की तारीख से होगी। इसमें 2014 के जो मसले हैं कम से कम उनको यूक्रेन के पक्ष में जाकर तो नहीं सुलझाया जाएगा। उसके बाद संपादकीय कहता है कि पश्चिम ने रूस पर कई सैंक्शंस लगा दी हैं, कई रोकें लगा दी हैं, रुकावटें लगा दी हैं, प्रतिबंध लगा दिए हैं, और कहा है कि अगर यूक्रेन पर हमला हुआ तो और प्रतिबंध बढ़ाए जाएंगे। लेकिन पश्चिम ने ये नहीं कहा है कि अगर रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो हमारी सेना आकर यूक्रेन को बचाएगी, यूक्रेन की रक्षा करेगी। यानी कि साफ है कि अमेरिका और नाटो जो है, जो अलायंस है अमेरिका का, वो नहीं चाहते कि रूस के सैनिकों से वो लड़ें यूक्रेन जैसे किसी देश की हिफाजत के लिए। यानी कि मामला बातचीत से सुलझ सकता है अगर पुतिन साहब अपने जो पत्ते हैं उनको ज़रूरत से ज़्यादा ना खेल दें। तो इसी आधार पे बातचीत चल भी रही है। पश्चिम जानता है कि रूस की कमर टूट सकती है अगर वो बहुत आर्थिक प्रतिबंध लगा दे। रूस भी जानता है कि एक सीमा से आगे जाके पश्चिम कुछ नहीं कर सकता, अपने सैनिक नहीं भेज सकता लड़ने के लिए, तो उसके पास प्रतिबंधीय औजार है। तो इसी आधार पर बातचीत चल रही है कि दोनों पक्षों की अपनी अपनी सीमाएं हैं। तो इससे भारत क्या सीख सकता है, दक्षिण एशिया क्या सीख सकता है? दक्षिण एशिया ये सीख सकता है कि दिल्ली अगर अलाउ करेगी कि उसके अपने जो पड़ोसी मुल्क हैं उनके साथ बहुत सालों तक, बहुत लंबे समय तक समस्याएं अटकी रहें, या फिर दिल्ली कोशिश करता है कि हाई हैंडेड मैनर यानी हाथ मरोड़ के वो अपने पड़ोसी मुल्कों से कुछ करवा ले, उन पर हावी हो जाए, तो फिर पड़ोसी मुल्क जो हैं, जो छोटे छोटे देश हैं, वो दूसरी ताकतों की सहायता ले सकते हैं। जैसे कि यूक्रेन ने आज रूस के बिल्कुल पड़ोस में अमेरिका और नाटो यानी यूरोपियन यूनियन और अमेरिका को इनवाइट कर दिया है कि वो रूस के बिल्कुल पड़ोस में आ जाएं। एक बात तो ये हो गई। इसके अलावा दिल्ली को नहीं भूलना चाहिए कि अपने जो पड़ोसी मुल्क हैं उनकी संवेदनाओं से और उनकी संवेदनशीलताओं की महत्ता को ध्यान रखना चाहिए। यानी कि अगर दिल्ली का अपना एक दक्षिण एशियाई प्रभाव क्षेत्र है भी, तो दिल्ली को ये ध्यान रखना होगा कि उस प्रभाव क्षेत्र की समस्याओं को उस क्षेत्र विशेष के संदर्भ को ध्यान में रख कर सोचना होगा। महज भारत देश के तौर पर सोचने से काम नहीं चलेगा। लेकिन साथ ही ये भी ध्यान रखें कि ये मैसेजिंग क्लियर होनी चाहिए कि अगर भारत के पड़ोसी मुल्क भी बहुत आगे बढ़ जाते हैं, यानी कि अपने हाथ में जो पत्ते हैं जिसको चाइना कार्ड कहा जा रहा है, अगर उस पत्ते को ज़्यादा खेलने लगते हैं, तो फिर उनको ध्यान रखना होगा कि भारत फिर उनके घरेलू मामलों में भी इंटरवेंशन कर सकता है अपने हितों की रक्षा के लिए। उस पॉइंट पर उनको समझ जाना होगा कि एक पॉइंट से ज़्यादा चीन भी आकर उनकी मदद नहीं कर सकता भारत के बरक्स, जो कि उनका इमीडिएट पड़ोसी मुल्क है। ध्यान इस बात का भी रहे, इतिहास की इस लेसन को याद रखा जाए, ये सनद रहे, ना ही अमेरिका और ना ही चीन कुछ कर सके थे जब भारत ने पाकिस्तान के 2 हिस्से कर दिए थे लगभग आज से 50 साल पहले 1971 के युद्ध में। तो ये हैं वो लेसन्स जो भारत भी ले सकता है और दक्षिण एशिया के तमाम मुल्क यूक्रेन मसले से ले सकते हैं। उसके आगे बढ़ते हुए ये संपादकीय कहता है कि भारत के पड़ोसी मुल्क इस बात को नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि चीन के मुकाबले, चीन के बरक्स भारत के जो हित हैं वो ज़्यादा जुड़े हुए हैं दक्षिण एशिया से। और ऐसे में दिल्ली भले ही बीजिंग या चीन के मुकाबले कागज़ पर कमज़ोर लगे, लेकिन इस क्षेत्र की जब आएगी बात तो भारत अपने शक्ति प्रदर्शन से नहीं चूकेगा। यहाँ ये बात पर गौर फरमाना भी लाजिम है कि रूस की जो अर्थव्यवस्था है वो यूरोपियन यूनियन की अर्थव्यवस्था के 1/10 हिस्से से भी थोड़ा कम है। लेकिन फिर भी जब बात आती है सेंट्रल यूरोप में, मध्य यूरोप में, तो फिर रूस अमेरिका और ब्रसेल्स यानी यूरोपियन यूनियन के गले की हड्डी बन जाता है। रूस ने ये साबित किया है कि उसके जो हित हैं उनको इग्नोर नहीं किया जा सकता। हालांकि ये साबित करने की प्रोसेस में रूस को भी कीमत चुकानी पड़ी है। वो एक प्रकार से अलग थलग होकर रह गया है पूरे इलाके में
और ख़ास तौर पे पश्चिम में। तो अंत में हम ये समझ जाना चाहिए हमें कि जो प्रभाव क्षेत्र की राजनीति है वो यहीं रहेगी, उसे यहीं रहना है, लेकिन वो तभी हमारे लिए काम की हो पाएगी अगर जो सशक्त देश है जिसको अपने प्रभाव क्षेत्र को सुरक्षित रखना है, एक तो वो समझदार है और दूसरा उसके पड़ोसी मुल्क जो हैं वो प्रूडेंट यानी दूरदर्शी हैं, प्रैक्टिकल हैं। नहीं तो ना तो जो बड़ी ताकत है वो सुरक्षित रह पाएगी और ना ही उसके पड़ोसी मुल्क। यही शिक्षा है जो हमें यूक्रेन और रूस के गतिरोध से लेनी चाहिए, जिसमें आज यूरोपियन यूनियन और संयुक्त राज्य अमेरिका भी भागीदार बने हुए हैं। तो यही था आज का एडिटोरियल। हमने उन कई सुझावों पर गौर किया जो आपने कल के संपादकीय में दिए थे। आशा है आपको ये एडिटोरियल अपनी तैयारी के लिए महत्वपूर्ण लगा होगा। मिलते हैं कल नए इम्पॉर्टेंट एडिटोरियल्स के साथ। नमस्कार।